Good afternoon to all of you, and welcome to the new one of the most anticipated orientation classes of the 500 plus program. Today, what we are going to do is we will discuss number of things about the 500 plus. Many of you will have lots of questions about the 500 plus कि कैसे होगा, क्या होगा, तो वो सारी बातें हम करते हैं 500 प्लस के बारे में। थोड़ा सा हम अपने मेंस की स्ट्रैटेजी को भी देखते हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है इस बार, अगर हम 2025 में मेंस सीख रहे हैं, or even if we are going to write the means in 2026, basically what we essentially have to do. So we should know about this. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स पे मैं बात करूंगा 500 प्लस को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के, बट सम कॉमन चीजें पहले बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स लाइक व्हाई essentially if you talk about your hair, if you ask me, the simple reason is because we find that so many students they are stuck at this range, and I'm talking about those students who are actually working very hard. Even many of them have spent number of years of their preparation. We have given numerous means, but they are unable to cross this barrier marks of 220 to 240, and it is continuously happening every year. So we'll see how 500 plus will be a kind of, it will provide you a roadmap to break this barrier, और फिर देखेंगे कि कैसे कंफ्यूजन से हम क्लैरिटी पे पहुंचते हैं। सो अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई डू मोस्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स गेट स्टक एट 220 टू 240। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो व्हाट वी सी, अगर पेपर वन में आपने लगभग पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, और एवरेज एवरेज 100 मार्क्स लिखे हैं, तो ऑन एन एवरेज यू विल बी फाइंडिंग कि तुमको कुछ somewhere around your marks will be ranging between 100 to 110 के बीच में रेंज कर, ठीक है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट योर पेपर वन, ठीक है। पेपर टू में बिकॉज इट इज लेस अबाउट द कंटेंट, अभी हम आएंगे कि पेपर वन में क्या करना है, पेपर टू में क्या करना है, तो इट इज लेस अबाउट द कंटेंट। सो व्हाट वी फाइंड कि पेपर टू में जनरली जो स्टूडेंट्स हैं दे टेंड टू स्कोर मोर देन पेपर वन, ठीक है। सो जो पेपर टू के मार्क्स हैं दे रेंज समवेयर बिटवीन 100 टू 120। So what I was talking about is why do most geography optional students get stuck between 220 to 240? So average अगर हम देखें, someone who has attempted the entire paper वन में, and I'm talking about कि वो उस लेवल का क्वालिटी एनरिचमेंट जो होना चाहिए, उस लेवल की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। आपने एक नॉर्मल जगह से अपने फाउंडेशन को किया है जहां पर यू नो कि टीचर्स आर मोस्टली टीचिंग यू फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं। सो यू गो इन द एग्जामिनेशन एंड आप इसी रेंज में फंस जाते हो, 100 टू 110 की रेंज में। इट कैन बी फॉर सम स्टूडेंट्स इवन 90, ठीक है। पेपर टू बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली मोर जेनरिक, तो आपके पास कंटेंट होता है ठीक ठाक लिखने के लिए, बिकॉज यू हैव स्टडीड अ लॉट इन द जीएस एज वेल। तो वहां पर ये मार्क्स बढ़ के हो सकता है, अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तो इट कैन बी बिटवीन 100 टू 120, ठीक है। बट इसी रेंज में हम फंस जा रहे हैं। व्हाट इज द मार्क्स विच इज रिक्वायर्ड टू अल्टीमेटली गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन? इट इज 270 मार्क्स। तो ये जो गैप है, यहां पर एक बड़ा गैप आ रहा है, एंड दिस गैप मान के चलते हैं कि ये लगभग 50 नंबर का गैप है, ठीक है। अगर मैं 220 का एक एवरेज लूं तो ऑलमोस्ट ये गैप जो है 50 मार्क्स का गैप है। एंड स्टूडेंट्स कीप ऑन प्रिपेयरिंग, अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, ईयर ऑन ईयर दे आर स्टिल स्टक हियर, ठीक है। सो देन मतलब ऐसा क्यों हो रहा है?
लेट अस फर्दर डिकोड इनटू, अभी हम इस पे बहुत सारी और बातें करेंगे, व्हाई इट इज हैपनिंग, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एसेंशियली हैपनिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट 500 plus will provide you that roadmap to break this barrier. And why I'm saying this, because there is an experience, a very long experience of students who were stuck in the same fashion, and they got through once they did the 500 plus. And one of the most recent and one of the most best examples that comes to my mind is last year, one of my students, in fact, it was Shivang Srivastav. I think it was not last year, it was 2022 student. So Shivang got somewhere around 109 marks, and he had actually got very good marks in geography. So somewhere around 298 marks he got. Now, what was his issue? He had written 6 mains. 6 attempts he had given and written 6 mains. But every time the same thing was happening to him, that he was stuck in that classical marks of 220 to 240. And no matter what he did, he was unable to increase his marks beyond this level. So actually he had heard about me, but because होता है ना, अभी भी तुम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये फील हो रहा होगा कि यार ये प्री और मेंस के बीच में अल्टीमेटली इतना कम टाइम है, और उस कम टाइम में बेसिकली कैसे 500 की क्लासेस भी लगा लेंगे, बिकॉज क्लासेस तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, और फिर उसके बाद हाउ वी विल बी अगेन बैलेंसिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो अल्टीमेटली ही ऑल्सो हैड दिस काइंड ऑफ फोबिया। और जब आप मेंस लिख लेते हो, उसके बाद अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, देयर इज लिटिल बिट लैक ऑफ मोटिवेशन, देयर इज ऑल्सो एन आइडिया कि इस बार तो मेरा पेपर अच्छा हुआ है, so ultimately at that time also you don't join. So same, he was stuck in the same cycle. Now what happened, because it was his last attempt, उसको ये फील हुआ कि मैं 6 बार सेम चीज कर चुका हूं और उसके बाद रिजल्ट नहीं आया है, तो देयर इज फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग, और जब तक मैं उसको ऑल्टर नहीं करूंगा तब तक नथिंग इज गोइंग टू इंप्रूव. सो व्हाट ही डिड, he decided, finally he got the courage to join the 500 plus program, because he had heard lots of about the 500 plus from his friends, and many of them have also got selected. So finally usko wo courage aa gaya, and because do and die situation thi, last attempt tha, you can understand. So ultimately he joined the program. He stuck to what I said in the classes. जो मैंने जो चीजें उसको बोली कि ये करना है, you have to do this, he did that. In fact, I am very proud to say कि he was one of the students. उस समय I had made a schedule of 7 revisions in between the pre and mains. He was one of the students who actually completed 6 revisions along with the classes, and ultimately he sailed through, got very good marks in geography optional. If I remember correctly, it was 298 marks he got, and he got 109 or something in 100 ranks. He got 500 plus. If you look into this program, has been known to break barriers. I will explain later on कि वो कैसे होता है, because the logic in the 500 plus, how we approach, what is needed in the examination, सब कुछ मैं अभी बात करूंगा. But this program has a track record of breaking those barriers, and it is just one example I have given you. There are n number of examples which I can cite. ठीक है, but यहाँ पर वो अभी पब्लिसिटी नहीं करते हैं, जो काम की चीजें हैं उस पे आते हैं. ठीक है, so let us move on from confusion to clarity, and let us begin this. I really believe कि आज की डेट में अगर हम देखें तो what is the biggest problem that a student is facing? The biggest problem of geography optional student which is facing is the confusion. There is lots of confusion कि करना क्या है यार, how to essentially get these marks. और इसकी वजह से what is happening, people are doing every sort of things. ठीक है, like for example, होता क्या है, देखो ये confusion emerge कहां से होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में. Most of the students would do what they would do their foundation course. अब प्रॉब्लम ये है कि जो फाउंडेशन कोर्स में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस, उनके लिए एक कहावत बहुत फिट बैठती है
एंड वो कहावत है कि तुमने एक देखा होगा, एक सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ दीज टीचर्स हु आर टीचिंग, दीज वर आल्सो स्टूडेंट्स इन द पास्ट, एंड यू विल फाइंड कि वो कब स्टूडेंट्स थे, दे वर स्टूडेंट्स इन एन एरा व्हिच वाज बिफोर 2008 के एरा में वो स्टूडेंट्स थे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर तुम उस साल उस टाइम के पेपर्स को देखोगे, यू गो इनटू द पीवाईक्यू एनालिसिस एंड यू विल बी फाइंडिंग कि 60 मार्कर्स उस समय पूछे जाते थे, एंड क्वेश्चंस used to be very straight. Prediction of the questions was also comparatively more easy than it is today. ठीक है, तो उस टाइम पे फिक्स होता था कि यू स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी, यू स्टडी क्लाइमेटोलॉजी, यू स्टडी ओशनोग्राफी। सो सेक्शन ए से आपने 3 टॉपिक बढ़िया से कर लो, सेक्शन बी में आ जाओ, सेक्शन बी में एक मॉडल्स एंड थ्योरीज कर लो, ठीक है, और थोड़ा बहुत पॉपुलेशन वगैरह पढ़ लो। इट इज मोर देन एनफ to ultimately make sure कि you are able to attempt all the choice based questions well. Questions भी बहुत टेढ़े नहीं आते थे, बहुत सीधे साधे questions आते थे। How many of you have seen this trend in the previous year questions before? I'm talking about an era before 2008. किसने किसने देखा है, ठीक है। तो what happened कि majority of the teachers had studied in that पैटर्न। तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो कौन से हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, मॉडल्स एंड थ्योरीज, all of these if you talk about are their strength areas. And if you have done foundation from somewhere else other than guidance, you might have seen one very important thing. किसने किसने ये चीज देखी है कि हमारी जो इनकी फाउंडेशन क्लासेस जो होती हैं वो इन्हीं 4-5 टॉपिक्स के अराउंड 70% of the time revolve करती हैं, and then what will happen in 30% of the time they'll just rush through, and ultimately what will happen, they will be finishing the syllabus in that. अब बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, क्योंकि भाई उसने तो फाउंडेशन कोर्स किया था एंड ऑप्शनल इज लिटिल बिट टेक्निकल। ये एक्सपेक्टेड कि जो सर ने बोला है अल्टीमेटली वो सच होगा। सर ने तो बोला था कि बस मेरे नोट्स पढ़ लो एंड उससे सारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बट इट डिडंट हैपन बिकॉज द स्टूडेंट व्हेन ही और शी ट्राइड टू सॉल्व द पीवाईक्यूज, वो हो ही नहीं रहे, ठीक है। यू आर अनेबल टू सॉल्व द पीवाईक्यूज, यू विल फाइंड with those kind of notes you are unable to solve the PYQs. 80% of the PYQs are beyond you. अब तो confusion है। अब इस confusion में बच्चा क्या करता है, he begins to add other layers. और ये other layers कहां से आती हैं, बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं they will suggest you few things ultimately कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, ठीक है। So many of the toppers will suggest रीडिंग बुक्स, ठीक है। अब ये भी एक इशू आ गया। कैन यू अंडरस्टैंड इफ यू स्टार्ट रीडिंग सविंदर सिंह फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक। इफ यू रीड फॉर एग्जांपल सुदीप्ता अधिकारी ज्योग्राफिकल थॉट्स, आधी बातें तो समझ में ही नहीं आती, इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज बिकॉज मेनी मच ऑफ इट इज कट एंड पेस्ट। सो व्हाट टू डू, उसका कंफ्यूजन और बढ़ गया। Books में what is happening is the things are not given in the same fashion as it is required for the examination. फिर उसको कुछ और लोगों ने और सलाह दे दी कि भैया इससे भी नहीं होगा, you have to add more layers. So one of the layers आजकल बड़ा पॉपुलर है, it is the you look into the notes and copies of टॉपर्स। एक और नई लेयर ऑफ कंफ्यूजन ऐड हो गई, ठीक है। अब टॉपर की कॉपी देखने में कोई बुराई नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। द प्रॉब्लम एमर्जेस फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरी टॉपर हैज हिज और हर ओन वे ऑफ राइटिंग, और ये जो ओन वे है, ये जो बहुत सारी डाइवर्सिटी ऑफ वेज हैं लिखने की, वो बच्चे के लिए और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा है यार। अब क्या करें, what to do now? So again this is a big problem. अब ये सारी चीजें करने के बाद वो जो उसके पास जो कंटेंट है
This content, if you talk about, it has become multiple times हो गया. But मेरी basic understanding ये कहती है कि if you want to succeed in mains, you don't need to be very comprehensive in knowledge, you have to consolidate your knowledge. आप prelims में success चाहिए तो you become more comprehensive in your knowledge. When you want success in the mains, if you talk about, here it is your consolidation of knowledge. इसका मतलब है जो चीजें, जो कंटेंट है, मुझे पता होना चाहिए, एकदम फिक्स्ड होना चाहिए कि मुझे यही पढ़ना है. जैसे ही मेरे को ये पता चल जाता है कि मुझे यही पढ़ना है, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आई विल बिगिन टू डू इट फास्ट, एफिशिएंट हो जाएगा मेरा प्रिपरेशन. मैं मगअप करने लगूंगा, मैं अच्छे से रिवाइज कर पाऊंगा. रिवीजन इज द मोस्ट अंडररेटेड फिनोमेना इन यूपीएससी. सो मैं बहुत अच्छे से रिवाइज करूंगा, उसको उसी को प्रैक्टिस करूंगा, बिकॉज मुझे श्योर है कि इसी में से आएगा. इट इज मोर लाइक योर बोर्ड एग्जाम, कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, हमें स्कूल के एग्जाम्स के टाइम पे हमें पता होता था कि यहीं से आएगा, और हम उसी को पढ़ लेते थे, उसी को जाकर के लिख देते थे, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक एनफ फॉर अस. ठीक है, बट यहां पर इस सारी चीजों ने क्या कर दिया है, ये क्रिएट कर दिया दिस कंफ्यूजन, एंड एसेंशियली दिस बिकम्स द बिगेस्ट बैरियर फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स. वो ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा बैरियर, इससे बड़ा बैरियर कुछ भी नहीं है. ठीक है, और ये ज्योग्राफी में जरूरत से ज्यादा है. रीजन जो मैंने बताया, ये एमिनेट होता है कहां से, ये फाउंडेशन कोर्स से एमिनेट होता है, और बच्चे इसमें फंसे रहते हैं इसी कंफ्यूजन में, एंड दैट इज द अल्टीमेटली द प्राइमरी रीजन की व्हाई you are still stuck there, why you are unable to translate your ultimately all your efforts into performance. ठीक है, एंड हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लैरिटी अगर हमें मिल जाए कि हमें क्या पढ़ना है. मुझे ये लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, अगर उनको ये बोल दिया जाए कि भाई ये ले, ये 4 कॉपियां हैं, इन 4 कॉपियों को तुम्हें रट्टा मारना है, you have to mug these up, you have to practice them, you have to consolidate them, and then go and write the examination. You rest assured ki if you do this, you will be performing well in the examination. I think majority of the students who are hard working will be able to achieve this target. ठीक है, बट वो जो 4 कॉपियां हैं वो कहां से आएंगी, कैसे वो फिक्स होगा कि यही 4 कॉपियां एसेंशियली पढ़ने से मेरा काम हो जाएगा. ठीक है, और यही चीज हम 500 प्लस में अचीव करने की कोशिश करते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस लुक इनटू सम ऑफ द रीजंस ऑफ व्हाई यू आर स्कोरिंग दीज एवरेज मार्क्स. ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. एंड जैसा कि मैंने बताया कि वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई इट इज हैपनिंग इज essentially the lack of content. ठीक है, तो lack of content की बात करें तो ये content कहां से emerge होता है. अगर मैं अपने सिलेबस को देखूं तो पेपर 1 में what we find is that almost 50% of the syllabus is physical geography and 50% of the syllabus is human geography. पेपर 2 में this ratio is 15% is physical geography, while if you talk about 85% is human geography. अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो I will be finding 35% is physical geography and 65% in human geography. ठीक है, प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम यहां पर है कि हमने तो उल्टा प्रिपरेशन किया है. We have studied physical geography for 70% of the time and human geography for just 30% of the time. तो मेरे पास ये जो एरिया है इसकी अच्छी प्रिपरेशन है ही नहीं. We do not have this kind of preparation. कई बार यूपीएससी में के एग्जाम में फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन टफ आ जाते हैं. We always have human geography to bank upon, but because we are not well prepared in this, what is essentially happening is we are at a severe deficit. And this deficit translates into our performance
and which ultimately translates into the marks. It is as simple as that. और ये जो है ना पेपर 1 में ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है. मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है अपनी मार्कशीट दिखाता है और मैं जब भी देखता हूं कि किसी के पेपर 1 में 100 से भी कम है या फिर 105 वहां पे स्टक है, ये एक इंडिकेशन है कि आपका जो कंटेंट, वट एवर कंटेंट यू हैड रिटन इन द एग्जामिनेशन, दैट कंटेंट वाज नॉट सफिशिएंट. द कंटेंट नीड्स टू बी मोर डीपर, द कंटेंट नीड्स टू बी मोर बेटर, मच बेटर. ठीक है. So this is one of the very, very big problem most of the students are facing, due to which they are getting less marks. और जब ये रियलाइजेशन होता है तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे फिर बुक्स की तरफ भागते हैं. बुक्स की तरफ भागने से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दैट दे आर वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम, और उससे उस लेवल का ना तो कंसोलिडेशन मिल पा रहा है. बुक्स तो बुक्स की तरह लिखी हुई है, वो एकेडमिक है. ठीक है, वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है. अगर आप उससे नोट्स बनाओगे तो इट विल टेक ईयर्स मैन, इट विल टेक ईयर्स. ठीक है. सो दैट इज हाउ दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटेड. ठीक है. सो लैक ऑफ कंटेंट इफ यू टॉक अबाउट इज अ वेरी वेरी बिग इशू विच यू हैव. मैं जब तुम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस देखता हूं तो आई रियली फील कि वो कंटेंट बहुत ज्यादा लेवल्स पर मिसिंग है. ठीक है. और ये केवल ह्यूमन ज्योग्राफी में ही नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी में भी है. बहुत सारे एरियाज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वेदर यू टॉक अबाउट बायो ज्योग्राफी, वेदर यू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, वेदर यू टॉक अबाउट इफ यू टॉक अबाउट इवन इन जियोमॉर्फोलॉजी, इवन इन क्लाइमेटोलॉजी. ठीक है. वो कंटेंट मिसिंग है, और ये कंटेंट मिसिंग होने के दो कारण हो सकते हैं. ठीक है. एक कारण तो जो मैंने बताया, दूसरा कारण एक और होता है, इट इज lack of revision is also one of the primary reasons. So जो तुमने पढ़ रखा है उसको भी ढंग से रिवाइज नहीं कर रखा. ठीक है. क्यों? क्योंकि ज्यादातर टाइम तो आपका कंफ्यूजन में निकल गया, कंटेंट कलेक्शन में निकल गया. सो जो पढ़ रखा है उसको भी ढंग से रिवाइज नहीं किया. दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. अनदर इशू इज द लैक ऑफ इन डेप्थ कंसेप्चुअलाइजेशन. कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है. बहुत सारी जगह पर यू विल बी फाइंडिंग कि कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. एक क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में, एंड दिस क्वेश्चन वाज इन ऑन द थीम ऑफ समथिंग लाइक इट वाज ट्राइंग टू लिंक पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है. और इट वाज फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, समथिंग लाइक दिस वाज द रीजन फॉर environmental degradation. It is the reason for environmental degradation. ठीक है. Now the issue is, ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छा सा स्टेटमेंट है. अब इस पे मुझे कमेंट करना था उस एग्जाम में. तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने क्या किया कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अपना पूरा का पूरा आंसर इसी पर लिख दिया. अब यहां पर देखो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस में कीवर्ड क्या था, इट वाज कमेंट. कमेंट में आपको अपने भी आइडियाज बताने हैं, व्हाट यू फील, एंड अपने आइडियाज का मतलब होता है अदर फेमस पीपल्स आइडियाज. तो अगर मैं बात करूं, एक चीज बहुत यहां पर क्लियर हो जाती है कि जैसे ही मैंने इस देखा पॉपुलेशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मेरे दिमाग में अगर मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, कंसेप्ट्स को बहुत क्लैरिटी से पढ़ रखा है, रिवाइज किया है, तो आई नो दैट आई हैव टू यूज द फॉर्मूला which is I is equal to PAT. So here I is essentially what? It is the environmental impact is outcome of what? It is outcome of population size. It is outcome of A, that is effluence, which is consumption basically. And third, if you talk about, it is outcome of technology. अब ये फॉर्मूला मुझे पता था क्योंकि क्लास में पढ़ाया गया है. मेजॉरिटी ऑफ जगह पे नहीं पढ़ाते हैं बिकॉज दे आर नॉट ट्रीटिंग ह्यूमन ज्योग्राफी सेम एज फिजिकल ज्योग्राफी. तो गाइडेंस में हमने पढ़ाया. अब ये कंसेप्चुअलाइजेशन है अगर आपके पास, इस क्वेश्चन को लिखना बहुत इजी हो गया. अब मुझे पता है
कि when I will be writing this, what I will do, I will write 50% of my answer where I'll support this idea, where fast population growth is leading to environmental degradation. ठीक है? Then if you talk about what I will do, I will further write at least 25% on the idea of affluence. I'll write 25% of the main body content on the idea of technology. उनको भी बता देना. We have to tell the examiner that it is not just population growth. ठीक है, environmental degradation is not just function of population growth. It is also a function of the consumption rate, affluence levels. It is also the function of the technology that we are using. ठीक है, and in that case what we have to do, we have to cite lots of example. ठीक है, अब ये एक layer of conceptual understanding हो गई. ठीक है, अब इसमें हम एक और लेयर ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ऐड कर देते हैं जो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो क्या है कि अगर मैं पॉपुलेशन साइज की बात कर रहा हूं तो एक्चुअली इट इज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स की बात कर रहे हैं. तो यहां पर जब मैं पॉपुलेशन साइज की बात कर रहा हूं तो हु वाज द पर्सन हु टॉक्ड अबाउट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिसोर्स एंड द पॉपुलेशन साइज? इफ यू आर गेसिंग इट करेक्ट, यू नो दैट इट वाज Malthus. Then who is the person who talks about consumption rates and affluence patterns? None other than it is Marx. Which of the group of theorists have talked about the role of technology in this relationship? It is none other than the cornucopians, or famously also referred to as the technocentric. ठीक है, तो अगर मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है तो अब मैं क्या करूंगा? आई विल नॉट जस्ट राइट अबाउट पी, ए एंड टी, आई विल राइट इट फ्रॉम अ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव एज वेल, यूजिंग कंटेम्पररी एग्जांपल्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द एग्जामिनेशन. तुम लोग बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स लिख के चले आ रहे हो जब इस तरह के जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वो थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है. ठीक है, वो लेंस नहीं है जिससे उस क्वेश्चन को समझना है. बिकॉज अगेन द थिंग इज यू लैक दैट काइंड ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन, क्योंकि तुमको वो क्लासेस में पढ़ाया ही नहीं गया. ठीक है, दिस इज वन थिंग विच विल बी डूइंग इनॉर्मसली इन द 500 प्लस. एवरी टॉपिक के लिए वो कंसेप्चुअलाइजेशन, वो थियोरेटिकल लिंकेजेस तुम्हें मिल जाएंगे, वो बने बनाए मिल जाएंगे. आपका काम है उसको रटना और एग्जाम में उसको क्या करना, रिप्रोड्यूस कर देना. ठीक है, so that is first thing. Another thing is you are doing lots of efforts, but what is happening is there is this integration is missing. ठीक है, integration is totally missing. इसमें मुझे एक डेंजल वॉशिंगटन की एक बहुत फेमस कोट है वो याद आता है. And what he said was that most people, they confuse movement with progress. This is what is happening with you. You are confusing movement with progress. You are making lots of efforts. But what is happening? ये efforts translate नहीं हो रहे हैं progress में. And one of the reasons is because you are unable to integrate everything. You are unable to consolidate everything. In fact, I would say it is integration here means consolidation. So you are unable to consolidate everything. And why you are unable to consolidate? There is number of reasons for this. One reason is that confusion. One reason, if you talk about, is the multiple content that you have, and all this translates into what? All this translates into lack of revision and practice. So वो lack of revision and practice है
एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, वो कंसोलिडेशन हो ही नहीं पा रहा। और जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा तब तक तुम मेंस में वो 270 का जो स्कोर है वो अचीव नहीं कर पाओगे। दैट इज 100% श्योर। ठीक है, दैट इज 100% श्योर। कई बार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कंसोलिडेशन का मतलब क्या है सर। सो अगेन मैं इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में बता देता हूं, व्हाट वी मीन बाय कंसोलिडेशन हियर। कंसोलिडेशन का मतलब बहुत सिंपल है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। वन इज रिवीजन। ठीक है, सो रिवीजन से हम क्या करते हैं, वी टेंड टू मेमोराइज थिंग्स। एंड इसका सेकेंड पार्ट है, इट इज लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस से वी रीच टू अ लेवल वेयर वी आर एबल टू reproduce the content at will. So this is what we mean by consolidation, integration. ठीक है, तो वो कंसोलिडेशन इसी कारणों से मिसिंग है। एक बहुत बड़ा कारण यहां पर वापस आता हूं, एंड दिस इज दिस रिवीजन। हमने क्या किया, एक एक्टिविटी की मोर देन 2000 स्टूडेंट्स के साथ, और उस एक्टिविटी में हमने उनको कुछ एक फॉर्म दिया यूपीएससी डायग्नोसिस के नाम से, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दे आर प्रिपेयरिंग। उसमें उनको बहुत सारी डिटेल्स भरनी थी। उन डिटेल्स में एक कॉलम था रिवीजन का भी, हाउ मच टाइम यू आर रिवाइजिंग। वी हैड अ वेरी स्टार्किंग revelation at that time. We found that almost 100% of the students, I'm talking about almost 100%, so इक्का दुक्का जो कुछ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स थे उनको अगर छोड़ दिया जाए तो almost 100% of the students, what they were doing, they were not revising properly. उनका कोई रिवीजन स्केड्यूल नहीं था उनका। अगर हम बात करें तो they did not, even many of them did not did revision at all. क्यों? बाद में रिवीजन करेंगे, which is a very very wrong approach. You do not have any revision schedule. Revision is something which is relegated to the background totally. तुम लोग कंटेंट कलेक्टर बन चुके हो और कंटेंट ही में तुम्हें बहुत कलेक्ट करने में बहुत वो सेटिस्फैक्शन मिल जा रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव बिकम नोट मेकर्स, और अल्टीमेटली इफ यू आर अ नोट मेकर, आई हैव सीन मेनी ऑफ योर नोट्स, तुम लोग लेकर के आते हो, देखो सर ये नोट्स मैंने बनाए हैं, ये नोट्स बनाए हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन होता है तुमसे, वो नोट्स उस पन्नों पर तो हैं कि उसमें से कितना % तुम्हारे दिमाग में है, और वो क्यों नहीं है? क्योंकि कोई रिवाइज ही नहीं कर रहा है यार। नोबडी इज रिवाइजिंग एट ऑल। सो दिस इज वन, इफ यू टॉक अबाउट वन ऑफ द बेसिक रीजंस व्हाई यू आर स्टिल स्टक देयर। जब तक हम अपने रिवीजन्स को बढ़ाएंगे नहीं, एक दिन के अंदर, इफ आई टॉक अबाउट इन अ डे, my day should be divided into, suppose I have to put 100 effort, it should be between 60 and 40. So 60 is what? It is consumption of new information. 60% चलो टाइम हम वहां पर देते हैं, लेकिन दिन का जो तुम्हारा 40% टाइम है, ये जाना चाहिए रिवीजन एंड प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने पिछली भी क्लास में बोला था, जब मैंने 500 के बारे में बात की थी, कि आपको दिन में 5 to 6 आवर्स देने 500 प्लस के लिए, और उसमें से 3 to 4 आवर्स आपकी क्लास में निकल जाएंगे, 2 घंटे आपके रिवीजन में निकलेंगे, प्रैक्टिस में निकलेंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड आई डोंट एट ऑल रिक्वायर एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू। आई रिक्वायर एवरी डे 6 आवर्स फ्रॉम यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन। So you have read so many things, not everything, I would say. Everything is not a very correct word used here actually. So you have read so many things, yet your answers are lacking sharpness. So ये क्यों हो रहा है? It is because of lack of consolidation, जो अभी हमने पीछे बात की। दिस इज द रीजन। मेरे पास बहुत सारे तुम लोग आते हो कि सर PYQs हो ही नहीं रहे, सॉल्व ही नहीं हो रहे।
क्यों नहीं हो रहे? There is twofold reason. You either lack content or you either lack consolidation. यही दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से PYQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई योर आंसर्स आर लैकिंग शार्पनेस. योर आंसर्स को अगर मैं बात करूं तो उससे आप 40% तो अचीव कर सकते हो, लेकिन वो डिजायर्ड मार्क्स जो हमें चाहिए विच इज बिटवीन 50 to 60%, वो डिजायर्ड मार्क्स अचीव नहीं हो रहे हैं. एंड दिस हैज बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सो प्रॉब्लम इज वेयर द प्रॉब्लम इज योर आंसर्स आर नॉट very relevant, they are not very structured, and there is lack of interlinkages. जो अभी मैंने जिस तरह से interlinkage किया, all those things if you talk about are missing in your answers. So this is the problem. ठीक है, because you have just not studied from that kind of conceptual depth, इसलिए तुम उसका relevance नहीं समझ पा रहे हो. ठीक है, उस particular topic का basic relevance क्या है? वो एकेडमिक रेलेवेंस हो सकता है, वो अप्लाइड कंटेम्पररी रेलेवेंस हो सकता है, जो आप अपने आंसर्स में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो. यू ऑल्सो लैक दैट डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसलिए जो तुम्हारे आंसर्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है. तुम्हारे पास वो थ्योरेटिकल बैकिंग नहीं है. अभी जो हमने पैट में किया, जब मेरे पास उस तरह का फॉर्मूला है, उस तरह की थ्योरेटिकल बैकिंग है, तो मेरा आंसर अपने आप क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड हो गया. And interlinking, again same thing, all these is creating these kind of problems. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब. So what is actually happening? Most of you are doing all these kind of mistakes. इसको sum up कर देते हैं. So what we are doing is we are preparing very bulky notes, और ये notes अपने bulky हो जा रहे हैं because of your idealism also. अभी हम इस पे आते हैं. PYQs, if you talk about, are not practiced holistically. There is poor map diagram integration which you are doing. Paper 1, paper 2 की interlinkages को miss कर देते हो, and current affairs etc. All these things are not properly done. So if you talk about bulky notes, एक reason मैंने तुम्हें बता दिया bulky notes क्यों है, क्योंकि तुमने वो layers by layers एडिशन होता जा रहा है उसमें. एंड इस तरह के बल्की नोट्स जब होंगे तो इट विल ट्रांसलेट इनटू पुअर रिवीजन एंड रिकॉल. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसा सोर्स जो कि मुझे इंश्योर कर दे कि भाई ये लिमिटेड कंटेंट में मेरा सिलेक्शन हो सकता है. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट सोर्स? वी विल सी दैट इन 500 प्लस हम क्या करने वाले हैं. देखो, इसमें तुम्हारी 3 to 4 कॉपीज बन जाएंगी. द नोट्स विच आई विल बी गिविंग यू, उससे 3 से 4 तुम्हारी कॉपीज बन जाएंगी. वही नोट्स तुम्हारे लिए फाइनल नोट्स हैं. ठीक है, उन्हीं नोट्स को तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू मग देम अप. और अगर एज आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू कि इफ यू आर लाइक नोइंग कि ये चीज जो है वो ऑथेंटिक है, अच्छी है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट्स क्वालिटी एंड ऑल्सो इट्स परफॉर्मेंस, कि भाई ये 3-4 कॉपियां मैंने रट ली तो मेरा हो जाएगा, देन आई थिंक तुम लोग कर लोगे. आई बिलीव इन योर एबिलिटीज इन दिस केस. ठीक है, तो यही चीज हमें इंश्योर करना है कि दैट हैपन्स. देन इफ यू टॉक अबाउट PYQs, अब इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं और ये कैसे कंटेंट कलेक्शन से देखो रिलेटेड है. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू मी हु हैव रिटन एग्जाम बिफोर, अब उन्होंने अपना नोट्स पर डाले, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गाइडेंस स्टूडेंट्स. नोट्स पर डाले, उन्होंने 500 प्लस भी कर लिया, अभी भी उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं है. अब वो उसको क्या करना चाहते हैं? वो PYQs भी लगाना चाहते हैं. अच्छी बात है, यू डू द PYQs, यू सॉल्व द PYQs. ठीक है, द प्रॉब्लम इज इट विल मेक एवरीथिंग वेरी बल्की. ठीक है,
बट पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हो क्या रहा है कि बच्चे जब पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। ठीक है, you are practicing it very narrowly in the sense of how it was asked in the examination. 500 plus इसके beyond जाता है। What it does, पूरा 500 plus किस पर based है यार? It is based upon the themes of the PYQs. So even if I am changing the words of the question, I am ultimately targeting a theme. ठीक है, और उस थीम को मैं ज्यादा बड़े लेंस से देख रहा हूं। जो मेरा नॉलेज का बेस है ज्योग्राफी का, मैं उस बड़े लेंस से देख रहा हूं। ठीक है, और मैं फिर उसी क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, ऐसा चेंज कर रहा हूं कि वो जो एग्जाम में पूछा गया था उसके अलावा भी मैं और डायमेंशंस को कवर कर पाऊं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यू माइट हैव सीन देयर हैव बीन क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट माल्थस इन द एग्जामिनेशन। अब जब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं अपने 500 प्लस में, तो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माल्थुसियन थ्योरी। आई एम, फॉर एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन लाइक एप्लीकेशन ऑफ माल्थुसियन आइडियाज, एप्लीकेशन ऑफ द माल्थुसियन आइडियाज। अब जब मैं माल्थुसियन थ्योरी से आइडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, some of you might be aware because you might would have read, some of you might would not have read. So जब मैं आइडिया पे आ गया तो अब मैं इसमें दो चीजों पे आ जाता हूं। वन इज हिज थ्योरी, ठीक है, which talks about how population and resources are interlinked to each other. Then there is second part is his advocacy with respect to population policy। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है माल्थस, उस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने तुमको उससे ब्रॉडर वही पीवाईक्यू की जो थी क्वेश्चन था उसको मैंने थीम में डिवाइड किया, और उस थीम को मैंने ज्यादा एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जिससे कि मैं ज्यादा होलिस्टिकली कवर कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, if suppose there is question just on theory, you will be in a position to answer. If there is question even on his role or his advocacy with respect to population policy, you will be in a position to answer. Now when it comes to application, बाद में हम देखेंगे कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड की पॉपुलेशन पॉलिसी थी पहले के टाइम में, टिल इफ यू टॉक अबाउट इंटर वॉर पीरियड, इंटर वर्ल्ड वॉर पीरियड के टाइम तक वो जो पॉलिसी थी, it remained guided by Malthusian ideas। ठीक है, अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये बात पता ही नहीं थी, बट ये उसके आइडियाज का एप्लीकेशन है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज हाउ द पीवाईक्यूज नीड टू बी प्रैक्टिस्ड। अब ऑब्वियस सी बात है कि यू विल नॉट बी एबल टू डू इट योरसेल्फ, एंड that is where I come into the picture. I am doing it for you. ठीक है, so that is the case of PYQs, how they need to be solved holistically. And एक और बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग इज पुअर मैप डायग्राम इंटीग्रेशन। ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैप्स और डायग्राम्स जब you are making less first of all, ठीक है, and what is happening, उसको सही जगह पर प्लेस भी नहीं कर रहे हो, they are like isolate from your answers. So this is something which is again affecting your scores। ठीक है, so अब ऐसा हो क्यों रहा है? No doubt there is one thing which is there, it is reluctance in the mind of the students। कौन बनाए यार? There is, why this reluctance is there? Because there is lack of practice ही नहीं किया है।
डायग्राम्स बनाना, मैप्स बनाना। ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन whose language is through maps and diagrams. वो उसका लैंग्वेज है, उसकी वोकैबुलरी है, उसका पार्ट एंड पार्सल है। ज्योग्राफी इज अ स्पेशियल डिसिप्लिन। हाउ यू कैन सेपरेट इट फ्रॉम, इफ यू टॉक अबाउट द मैप्स, द डायग्राम्स, उससे अलग कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम इसको ओवरकम कैसे करेंगे, इस टेंडेंसी को कैसे ओवरकम करेंगे, मैं तुम लोगों को ये 500 प्लस में सिखाऊंगा। तो इस बार के 500 प्लस में मैं एक नई अप्रोच लेकर के आ रहा हूं, और वो नई अप्रोच क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल थिंक, जब भी हम कोई क्वेश्चन को थिंक कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल थिंक अबाउट द डायग्राम और द मैप which needs to be added here। सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे और फिर हम उसको टेक्स्ट को सोचेंगे। अगर हमने ये एबिलिटी डेवलप कर ली कि क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में फ्लैश कर रहा है कि इसमें कौन सा डायग्राम या मैप जाएगा, एंड उसके हिसाब से मैं अपने कंटेंट को भी एडजस्ट कर दूंगा, बहुत बढ़िया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैप्स एंड डायग्राम्स बनेंगे, and they will be very much synchronized with the content as well. You will see that you will also save time, because map diagram क्या करते हैं, हमारे कॉपी में अच्छा खासा स्पेस ले जाते हैं, एंड उसके बाद हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम ज्यादा लिख ही नहीं सकते और ज्यादा लिखेंगे नहीं, तो ऑलरेडी हम टाइम सेव करेंगे एंड वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कंप्लीट आवर पेपर। सो हम देखेंगे इन द क्लासेस हाउ टू मेक दोज पर्सनलाइज्ड मैप्स, डायग्राम्स, बहुत सारे। अगर हम 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन कि हम कम से कम उसमें 500-600 डायग्राम्स बनाएंगे, और वो डायग्राम्स अगर हम एग्जामिनेशन में, अगर हमने ये एबिलिटी डेवलप कर ली, यू विल सी द मैजिक दैट विल हैपन। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 के इंटरलिंकिंग नहीं आती है तुम लोगों को, वो भी मैं सिखाऊंगा in the 500 plus, because in almost all the majority of the questions we will be finding that there will be some paper 1 paper 2 interlinking हम करेंगे। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, I'll just give you an example। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि what you have to do, you have to link paper 1 with paper 2। पेपर 1 की जो theoretical conceptions हैं, authors etc, जोग्राफर्स के नाम etc etc, वो पेपर 2 में यूज करो। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर डूइंग व्हाट, वो बातें तो करते हैं, वो तुम्हें एडवोकेसी तो देते हैं कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए, खुद करके नहीं बता पाते। आई विल बी द पर्सन हु विल बी शोइंग यू इन द क्लास हाउ इट इज डन। आई एम वेरी फेमस फॉर दिस अप्रोच। इस अप्रोच ने मुझे बहुत फेमस टीचर बनाया यूपीएससी की फील्ड में, और ये मेरा यूएसपी है। मुझे पता है कि कौन सा कंसेप्ट कैसे लगेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, पेपर 2 के लिए तो तुम लोगों को पूरे रेडीमेड ये कनेक्शंस दूंगा, where paper 1 can be used in paper 2। वो रेडीमेड कनेक्शंस हैं, वो तुम एग्जाम में वैसे के वैसे ही यूज कर सकते हो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो। ठीक है, तुम्हें खुद उसके लिए मगजमारी नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग दोज इंटर रिलेशंस। ठीक है, देन एक चीज जो बहुत ज्यादा मिसिंग है वो ये है कि कैन वी ऑल्सो यूज पेपर 2 इन पेपर 1? Obviously we can। Paper 2 is basically what? It is exemplification of the geographical phenomena which are taking place in particular area, that is Indian subcontinent। हम उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल देकर के तुम्हें समझाता हूं। मैंने एक एग्जाम में, टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा, कंपेयर द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन एंड त्रिवार्था, या एनी वन, त्रिवार्था हो सकता है, थॉर्नवेट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट में पूछा। अब मैंने क्या पाया, व्हाट आई फाउंड आउट, मोस्ट ऑफ देम जिनको पॉइंट्स जो याद थे कंपैरिजन के, सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज उन्होंने लिखा, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत गलतियां की। आई वाज सरप्राइज वन थिंग कि किसी के दिमाग में ये नहीं आया
कि व्हाई नॉट यूज पेपर 2 में भी तो हमने पढ़ा है कि इंडिया में कौन से रीजन्स बनते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स अकॉर्डिंग टू कोपेन, कौन से रीजन्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू त्रिवार्था। क्यों ना उसको एज अ केस स्टडी पेपर 1 में प्रेजेंट कर दूं, इंडिया के केस को इस कंपैरिजन के लिए। तो जो पॉइंट्स लिखे मैंने वो इंडिया वाला वहां से उठा करके यहां पर एज अ केस स्टडी पुट कर दिया पास्ट में। अगेन पूरा इंडियन ज्योग्राफी क्या है, वो पेपर 1 के लिए केस स्टडी है। सो व्हाई नॉट यूज दोस एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज फ्रॉम पेपर 2 एंड यूज इट इन पेपर 1 ऑल्सो। तुम्हारा टास्क कितना आसान हो जाता है। कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज पेपर 1 तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ये कहां पे लिखा हुआ है कि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है? कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इफ यू लुक एट द टाइटल ऑफ द पेपर 1 syllabus, it very clearly mentions that it is principles of geography. It is not world geography. We are just using world examples to prove those principles. We can also use Indian examples to prove those principles. I hope it is clear. ठीक है, तो this is lacking, और मैं ये दिखाऊंगा क्लासेस में कि कैसे करते हैं। लाइक पेपर 1 टू पेपर 2 आई हैव लाइक मास्टर्ड इट टोटली। किसी भी टॉपिक की बात करो, वेदर इट इज स्पेस, वेदर इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, रिसोर्स, कल्चर, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, रीजनल प्लानिंग, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, एवरीवेयर यू विल सी कि हम किस तरह से इस तरह के कनेक्शंस बनाएंगे। और फिर उसमें तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वो कनेक्शंस बने बनाए हैं। तुम्हारा एक ही काम है कि वो जो मैंने तुम्हें बोला है कि डेली तुम्हें घर पे 2 घंटे उसको रिवाइज करना है अच्छे से, वो तुम करके दिखा दो। दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। ठीक है, सो current affairs in the form of examples and case studies are not embedded. This is also an issue कि ऐसा नहीं हो रहा है, और इसके पीछे रीजन ये बात नहीं है कि यू पीपल आर नॉट रीडिंग करंट अफेयर्स। द इशू इज दैट व्हेन यू आर रीडिंग योर करंट अफेयर्स, ठीक है, व्हेन यू आर रीडिंग योर करंट अफेयर्स, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट रिलेटिंग एट दैट टाइम। रीडिंग के टाइम पर ही क्या करना चाहिए था कि उसको हम रिलेट कर लें किसके साथ, रिलेटिंग विथ सिलेबस टॉपिक्स। उसी टाइम पे हमें उसको रिलेट कर लेना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज करो कि जोशीमठ में जो लैंडस्लाइड का इशू आया, अगर मैंने उसको पढ़ा था, तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि कहां कहां पर मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वहीं पे बता सकता हूं, कैन आई यूज दिस इन केस ऑफ स्टडी ऑफ टॉपिक्स लाइक मास वेस्टिंग, landslides? Can I use it in the topic of environmental degradation? Can I use it in the topic of human impact on environment and ecology? ये सब कुछ और भी अभी लिंकेजेस बन सकते हैं। तो जब मैं पढ़ रहा था उसी टाइम पर व्हाट आई शुड हैव डन, आई शुड हैव मेड दीज इंटरलिंकेजेस, जो मैंने नहीं किए। अब मैं सफर कर रहा हूं बिकॉज अब एग्जाम सर पे आ गया है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और क्योंकि मैंने ये नहीं किया था तो अब मुझे उस टाइम पर आंसर लिखते टाइम पर ये याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा एक ही बात बोलनी है कि हम क्योंकि 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो हम ये एक हैबिट बना लेंगे। साथ में वी विल ऑल्सो बी गिविंग यू द ज्योग्राफी न्यूज लेटर्स, ठीक है, जिसमें ये लिंकेजेस बने बनाए हैं, ठीक है, रेडीमेड लिंकेजेस बने हुए हैं। ठीक है, ऑल्सो विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, केस स्टडीज, वहां पर भी वो लिंकेजेस हमने बना करके ऑलरेडी तुम्हें दिए हैं, सो दैट यू कैन जस्ट यूज देम।
ठीक है, सो दैट इज वन एरिया वेयर वी नीड टू वर्क। ठीक है, सो 500 प्लस की स्ट्रैटेजी बेसिकली है क्या? व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी ऑफ 500 प्लस? उससे पहले आई विल से वन थिंग, एंड what is that one thing I just want to say is कि हमें चाहिए क्या, हमें what is the need according to the examination। हमारे पास एक अच्छा कंटेंट चाहिए, ठीक है, और ये कंटेंट कैसा होना चाहिए? ये कंटेंट बहुत क्रिस्प कंटेंट होना चाहिए, बट साइमल्टेनियसली व्हाट दिस कंटेंट शुड बी, इट शुड बी मोर वेरी कंप्लीट होना चाहिए डिस्पाइट बीइंग क्रिस्प, and it should also have the necessary depth। ठीक है, पर्टिकुलरली हमें पेपर 1 के लिए क्या चाहिए? कंटेंट इज द की। इफ यू टॉक अबाउट पेपर 2, फॉर पेपर 2 along with this कंटेंट तो चाहिए ही, बट पेपर 2 में कुछ चीजें और ज्यादा ऐड हो जाती हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। वन इज द मैप्स, diagrams, another if you talk about is the examples, case studies, and if you talk about inter linkages, ये सारी चीजें चाहिए। साथ में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कंसोलिडेशन, आई नीड कंसोलिडेशन। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच वी फॉलो इन द 500 प्लस। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी? 500 प्लस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड थीम्स। ठीक है, सो ये जो 500 प्लस मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस एंड थीम्स हैं, व्हाट इट इज एसेंशियली डूइंग, इट इज कवरिंग योर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सिलेबस। उस पे आते हैं। सो ये 500 प्लस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और थीम्स का मतलब क्या है? हमारे लगभग 38 सेशंस हैं। उन 38 सेशंस में से एक एवरेज अगर हम बात करें तो विल डू 10 क्वेश्चंस पर सेशन। आई विल बी फास्ट दिस टाइम लिटिल बिट, सो आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट, आई बिलीव। सो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 380 और इसको बोलते हैं 350 टू 380 क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? वी आर डूइंग इट थ्रू द सेशंस। ठीक है, और इसमें हम बहुत इंटेंसिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई गिव यू 1 to 2 मिनट्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइम। सो देखो, आंसर राइटिंग के दो तरीके हो सकते हैं। जब मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं पूरे आंसर लिखूं, देयर इज नो इश्यू इन दैट। बट जब मेरे पास टाइम नहीं है एंड आई हैव टू कंप्लीट more questions in short period of time, what I do, I write the answers mentally. I just make the framework of the answer how it should be, और वो हम brainstorming से 1 से 2 मिनट में करते हैं। तो आप जो है you are in a way practicing these questions। ठीक है, ये 350 से 380 जो क्वेश्चंस हैं सेशंस में डायरेक्टली प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, प्लस इफ यू टॉक अबाउट, देखो 500 प्लस एक्चुअली जो नाम है कोर्स का, इट बिकम्स 500 व्हेन यू ऐड द टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो वो जो टेस्ट सीरीज है उसमें लगभग हम जो सॉल्व करेंगे 160 प्लस, एक्चुअली इट इज मोर देन 200 प्लस क्वेश्चंस जो पूरे टेस्ट सीरीज में होंगे, बट 160 प्लस क्वेश्चन जो तुम लिखोगे अगर तुम सारे टेस्ट लिखते हो तो, बिकॉज यू नो एवरी पेपर 19 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, सो अगेन इफ यू ऐड ऑल ऑफ दिस, यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग
more than 500 questions and themes. और मुझे लगता है ये किसी भी एग्जाम के लिए एनफ होता है, ठीक है। सो ये बच्चों का फियर क्या मुझे इसके बाहर भी और कुछ पढ़ना पड़ेगा, मेरे हिसाब से इट इज नॉट जस्टिफाइड, द टाइम इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू मेक श्योर कि हम इतने में ही इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो एज आई सेड, हम इससे क्या करते हैं, 70% ऑफ द सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं। कौन सा सिलेबस का पार्ट छूट जाता है और वो मैं बता देता हूं, विच आई विल एक्सपेक्ट यू टू कवर बाय योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल, some areas of physical geography like climatology, oceanography, tectonic, geomorphology, ठीक है। So there are some areas जो मैं छोड़ देता हूं इनको। इफ यू पीपल विल वांट, मेरे पास वीडियोस हैं इनके, मैं उनको अपलोड करवा दूंगा उन वीडियोस को, जो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी के कुछ वीडियोस हैं। व्हाई आई एम डूइंग दिस इन 500 प्लस, मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो सब टीचर्स ठीक ठाक पढ़ा देते हैं, ठीक है। और यही टॉपिक्स हैं जो तुमने 70% अपने फाउंडेशन में पढ़ रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। जहां पर प्रॉब्लम्स हैं उन एरियाज को हम 500 प्लस में ज्यादा हैंडल करते हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि इसमें 70% ऑफ द सिलेबस का कवरेज हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर मैं 70% की बात करूं तो कैन यू सी, लाइक फॉर एग्जांपल आई शो यू, लाइक दिस इज सेशन 1 जो अभी हम कल डिस्कस करेंगे 4 बजे। तो कैन यू सी कि जो टॉपिक है उस टॉपिक के साथ मैंने क्या किया है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि PYQs है एक्चुअली, एंड देन देयर इज व्हाट, देयर इज the questions which we will be discussing in the class, वो उसके साथ दिया हुआ है। तो हम हर टॉपिक, every topic what we are doing, we are touching every topic of the syllabus, और उसमें मैं इतनी insights दे दूंगा तुम्हें, इतना कंटेंट दे दूंगा कि जो एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, 70% ऑफ द सिलेबस वी विल बी कवरिंग थ्रू द 500 प्लस प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें हम 500 प्लस में क्या, व्हाट वी आर डूइंग इज, there is a layered strategy which does what, उससे तुम्हारे बेसिक्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। कंसेप्ट्स क्लैरिटी हो रही है, न्यू कंसेप्ट्स लर्न कर रहे हो। एज आई टोल्ड यू कि एंटायर 500 प्लस इज बेस्ड अपॉन द PYQ थीम्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो योर PYQ कवरेज भी हो रहा है, एंड उसके साथ साथ व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज ऑल्सो the element of value addition, जो diagrams, examples, case studies, all those kind of value additions are also happening in 500 plus. This is why I said it is a complete solution, it is one stop solution for your preparation, ठीक है। so यहां पर बेसिक्स कैसे कवर हो रहे हैं, 2 तरीके से कवर होते हैं इसमें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। कैसे डायरेक्टली, I know there are certain areas where the basics, if you talk about, you even lack those basics, क्योंकि वो टीचर्स को भी समझ में नहीं आया था, इसलिए उन्होंने तुमको पढ़ाया नहीं। तो उस तरह के एरियाज, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, सेटलमेंट ज्योग्राफी में जाओगे पेपर 1 में तो एक टॉपिक है, नॉट सेटलमेंट मॉडल्स एंड थ्योरीज में, इट इज लॉस्क सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ठीक है। 99% टीचर्स को भी समझ में नहीं आता है, सो दैट इज द रीजन दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन इट वेल इन द क्लासेस, तो तुमको भी समझ में नहीं आया। तो अब क्या होगा कि जब मैं उसका क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, जब मैं उस टॉपिक को कर रहा हूंगा, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ क्वेश्चन वेयर योर बेसिक ऑल्सो बिकम्स क्लियर, बिकॉज आई नो दैट इज अ ट्रिकी पार्ट फॉर यू, अ प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर यू, ठीक है। बट सपोज मैं एक दूसरा टॉपिक डील कर रहा हूं, माल्थस, आई नो कि माल्थस इज इजी, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तुम्हें पता है उसमें क्या लिखना है, ठीक है, बट उसको रिवाइज करना है हमें। तो अब मैं क्या करूंगा कि माल्थस पे जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो आई विल फ्रेम अ क्वेश्चन इन सच अ मैनर कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो रिवाइज हो जाए। लाइक आई विल शो यू व्हाट आई हैव डन, फॉर एग्जांपल
एक क्वेश्चन दिखाता हूं मार्क्सियन थ्योरी में. फॉर एग्जांपल, I have made a question number 4. Can you see? In the discourse on population, Malthus and Marx appear to touch similar ground but divergent paths. So how they were similar, how their ideas were similar, and how, however, they are very different in their approaches. तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो माल्थस की भी थ्योरी साथ में डिस्कस हो रही है और मार्क्स की भी हो रही है. तुम्हारा रिवीजन बेसिक्स का क्या हो रहा है? रिवीजन होता जा रहा है. तो दिस इज व्हाट आई सेड कि हम बेसिक्स क्या करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू कवर दिस बेसिक्स as well through the 500 plus, and obviously we'll learn number of concepts. हमारी conceptual clarity बढ़ेगी उसके साथ. ठीक है, बहुत सारे concepts add up होंगे जो तुमने सुने भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो we'll talk about डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. अब मैं तुम्हें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे बताऊंगा, आई नो वेरी वेल यू डोंट इवन नो, और वो इतने बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि अगर वो तुम्हें समझ में नहीं आते हैं तो देन यू कैनॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ व्हिच विल बी आस्क्ड ऑन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. वेदर इट इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, वेदर इट इज the concept of how human beings behave as they have dual role of biological and cultural animals. So there are several type of such kind of basic concepts. अगर वो हमने अच्छे से कर लिया, our ability to solve the questions will increase. And as I told you, PYQs पूरा का पूरा 500 plus PYQ themes पर ही based है. ठीक है, and value addition. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और इससे what will be happening is, जो तुम्हारी प्रिपरेशन है, this is your preparation, and this is the demand, and there is a big gap. वो वहीं से सॉल्व हो जाएगा. तुम्हें कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई अलग से किसी के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. वो सारा का सारा जो गैप है वो वहीं से फिलअप हो जाएगा. सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. राइटिंग ज्योग्राफिकल आंसर्स, इफ यू टॉक अबाउट, जैसा कि मैंने बताया कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमें थोड़ा सा टेक्निकल होना होता है लिखने के लिए. ठीक है, पेपर 2 को अगर हम देखें तो पेपर 2 के तो क्वेश्चंस इतने जेनरिक हैं कि इवन इफ यू टॉक अबाउट अ चाइल्ड और इफ यू टॉक अबाउट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th 12th, वो भी उसको आंसर कर सकता है. इतने जेनरिक हैं. जीएस के बंदे भी उसको आंसर कर सकते हैं. इतने जेनरिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि हाउ इट डिफर्स व्हेन वी आर राइटिंग इन जीएस एंड हाउ इट डिफर्स व्हेन वी आर राइटिंग इन ऑप्शनल. अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था वो पैट वाले क्वेश्चन का, हाउ पॉपुलेशन इंक्रीज इज लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ये एक जीएस का स्टूडेंट भी लिख सकता है. बट जब हम ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो हम उसमें कैसे थ्योरेटिकल मिक्स करेंगे, कैसे वोकैबुलरीज को यूज करेंगे जो ज्योग्राफिकल वोकैबुलरीज है. और सिंपल सा एक ही फंडा है, जब भी हमें ज्योग्राफिकल आंसर्स लिखने होते हैं, व्हेनेवर वी हैव टू राइट दीज ज्योग्राफिकल आंसर्स, नंबर 1, ज्योग्राफिकल आंसर्स हैव मैप्स, डायग्राम्स. देन ज्योग्राफिकल आंसर्स में और क्या हो सकता है? ज्योग्राफिकल आंसर्स, if you talk about, they can also have देखो, ज्योग्राफी के दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. इट इज अ स्पेशल साइंस एंड इट इज व्हाट, इट इज एन इंटीग्रेटिव साइंस. ठीक है, तो स्पेशल साइंस जब हम मैप्स डायग्राम्स बना रहे हैं उससे हम स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी को दिखा रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई सेड वो आंसर कैसा हो गया? ज्योग्राफिकल हो गया. देन इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटिव. सो वो इंटीग्रेटिव एस्पेक्ट हम कैसे दिखाते हैं? वी इंटीग्रेट, वी इंटरलिंक इन आवर आंसर्स विथ एग्जाम्पल्स. केस स्टडीज के साथ इंटरलिंक करना, दैट इज वन वे. एंड वी इंटरलिंक इट विथ अ थ्योरी.
थ्योरी के साथ उसको इंटरलिंक करना। ठीक है, जिन्होंने पर्सपेक्टिव्स को पढ़ा होगा, पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जिन्होंने पर्सपेक्टिव्स को पढ़ा होगा, यू मस्ट बी अवेयर देयर इज 2 टर्म्स। एक होता है कोरोग्राफी और दूसरा होता है कोरोलॉजी। कोरो का मतलब यहां पर क्या है? एरिया, प्लेस, रीजन। ग्राफी इज डिस्क्रिप्शन, लॉजी इज साइंस। So geographers throughout, since the modern geography started, what they wanted to do, they wanted to convert the chorography, which was prevalent, descriptive geography, to scientific geography. और साइंस की डेफिनेशन क्या होती है? साइंस इज समथिंग विच इज बेस्ड अपॉन थ्योरीज, लॉज, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, मॉडल्स। और हियर कम्स द रोल ऑफ इंटरलिंकेज विद द थ्योरी। तो जब हम ज्योग्राफी में इस तरह की राइटिंग कर रहे हैं, थ्योरी से लिंक कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम ज्योग्राफर्स का लॉन्ग जो एक ड्रीम था उसको रियलाइज कर रहे हैं। वी आर टर्निंग ज्योग्राफी फ्रॉम कोरोग्राफी टू कोरोलॉजी। आई होप, आई नो कि तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ी होंगी। मजा आता है उसमें, फालतू होती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होती हैं। और यही ज्योग्राफर्स का एक ड्रीम था कि अपने सब्जेक्ट को इस डिस्क्रिप्शन से दूर ले जाकर के साइंटिफिक बनाए। और अगर हम इसको आंसर्स में कर पाए, वी विल बी गेटिंग वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, सो ये सब सम अप मैंने कर दिया ऑलरेडी कि हाउ 500+ वर्क्स। इट कवर्स योर सिलेबस पीवाईक्यू के रिलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें वीकली टारगेट्स होते हैं हमारे कि हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतनी थीम्स कवर करनी है, फोर्टनाइटली टेस्ट। इफ यू आर ज्वाइनिंग इन द कॉम्बो पैकेज, मेरा एडवाइस ये है कि यू ज्वाइन द कॉम्बो पैकेज, बिकॉज 500+ कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ ही होता है, देन इट बिकम्स एक्चुअल 500+। ठीक है, आंसर फ्रेमवर्किंग, मैप डायग्राम, एनरिचमेंट, ये सब कुछ मिलेगा तुम्हें। एंड जो मैंने बताया कि लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इन द क्लास। एंड अल्टीमेटली व्हाट इट विल डू, इट विल रीएनफोर्स योर लर्निंग्स थ्रू टेस्ट। टेस्ट का भी मैं एक इस पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं। व्हाई आई एम सेइंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो मैं टेस्ट से क्या क्या कर रहा हूं। आई जस्ट शो यू व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू द टेस्ट। एक तो टेस्ट से तुम्हें क्या मिल रहा है, कुछ ऐसी थीम्स होती हैं 500+ में जो मैं कवर नहीं कर पाता हूं बिकॉज सेशंस में हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। तो मैं उनको क्या करता हूं, उन इंपॉर्टेंट थीम्स को मैं किससे कवर करता हूं, आई कवर इट विद द टेस्ट। ठीक है, सो उसको टेस्ट से हम कवर करते हैं, दैट इज वन थिंग। टेस्ट और क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ाया। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई ट्राई टू इंटीग्रेट इन द टेस्ट अ क्वेश्चन विच इज लाइक, फॉर एग्जाम्पल, उसमें मैं एक स्टेटमेंट बना करके पूछ लिया। अब वो स्टेटमेंट जो है, क्या तुम उस कंसेप्ट को पढ़ के, उस स्टेटमेंट को पढ़ के, आर यू एबल टू डिकोड कि मुझे कौन सा प्रिंसिपल लगाना है, कौन सी थ्योरी लगानी है। एक एग्जांपल देता हूं, एनवायरमेंट ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाओगे तो यू विल बी फाइंडिंग देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन यूज एंड थ्रो फिनोमेना। क्वेश्चन आया इस पे, यूज एंड थ्रो फिनोमेना पे। इट वाज समथिंग लाइक राइट अ क्रिटिक of the use and throw phenomena from the perspective of environment and economy, something like this, there was this question. अब ये देखने से तो बड़ा जेनरिक लग रहा है, यूज एंड थ्रो सबको पता है। ठीक है, एक जीएस के स्टूडेंट को भी पता होगा कि यूज एंड थ्रो क्या है। ठीक है, यूज एंड थ्रो कल्चर्स। अब इसी स्टेटमेंट को पढ़ के अगर मैं इसको डिकोड करने की कोशिश करूं, द सेम स्टेटमेंट, थिंक इट इज सेइंग यूज एंड थ्रो कल्चर। ठीक है, एंड इसका क्या करना था, क्रिटिक ऑफ यूज एंड थ्रो कल्चर।
अब मैं इसको अगर समझ जाऊं तो ये जो यूज एंड थ्रो कल्चर है, कैन आई से इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म का पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम इसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। और इसका मुझे क्या करना है, आई हैव टू डू क्रिटिक ऑफ दिस। इसका क्रिटिक किसने दिया था वर्ल्ड में? कैन आई से इट वॉज मार्क्स हु हैड गिवन दिस क्रिटिक, ठीक है। पहले फर्स्ट रीडिंग में समझ में ही नहीं आएगा, आए नहीं बेसिकली क्या पूछ रहा है। एक थ्योरी पूछ रहा था यार तुमसे, जो तुमने क्लास में पढ़ रखे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट essentially if you talk about test is also doing, it is evaluating your learning outcomes। क्या तुम एक्चुअली में उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, क्या तुम एक्चुअली में वो कंसेप्ट्स को यूज कर पा रहे हो इन योर राइटिंग, दैट इज व्हाट द टेस्ट इज ट्राइंग टू डू, ठीक है। एंड तुम्हारा इवैल्यूएशन में एक और चीज कि तुम्हारे ट्रेडिशनल टॉपिक्स के की प्रिपरेशन कितनी है, ठीक है, वो भी इवैल्यूएट करेगा। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल एरियाज हम 500 प्लस में कवर नहीं कर पाते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस। बट अगर सपोज करो कि मैं तुमसे अभी लिखने के लिए बोल दूं क्रिस्टोलस थ्योरी, will you be able to write all the universal principles on which it was based, universal laws, डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स, 6 डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं। कितने लोग अभी अपनी आंखें बंद करो, याद करने की कोशिश करो कि 6 के 6 डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स आर यू एबल टू रिकॉल? आर यू एबल टू रिकॉल ऑल द एक्सियम्स? आर यू एबल टू रिकॉल ऑल द प्रिंसिपल्स दैट ही हैज गिवन, वेदर इट इज द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की व्हिच ही हैज टॉक्ड अबाउट, ठीक है, with respect to the shape of the complementary area, the levels of hierarchy, the nesting patterns? How many of you are able to recall everything? अब ये इस तरह के क्वेश्चंस भी डालूंगा ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द एरिया वेयर यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट 60% ऑफ मार्क्स, क्योंकि वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है तुम्हारा, और तुम उसी को हिट नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम में तो तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। सो रीएनफोर्समेंट ऑफ लर्निंग थ्रू द टेस्ट। एक बात हमेशा एग्जाम में याद रखना, हम एक ही प्रिंसिपल पे मैं पूरा अपनी प्रिपरेशन किया हूं, एंड इफ यू टॉक अबाउट एज अ टीचर, आई रीएनफोर्स दिस प्रिंसिपल दैट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम there are 3 type of questions. If you talk about these 3 type of questions, first category of questions I call them as direct question. Second category of questions I call them as tricky questions. And third category of questions I call them as exceptional questions. अगर मेंस में अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, they can range between 40 to 60%. These tricky, if you talk about, can range between 40 to again 60%. And exceptional questions can range between 0 to 20%. Remember कि ये डायरेक्ट हैं, इसलिए यहां पर हम मार्क्स स्कोर की अगर हम बात करें, यू कैन एक्सपेक्ट स्कोर above 50%, आसान होता है करना। यहां पर अगर हम 40 to 60% भी स्कोर बना लें तो बहुत बड़ी बात है, बट मिनिमम हमें 40% स्कोर यहां पर भी बनाना होता है। ये इसकी तैयारी करनी ही नहीं होती है, दीज आर देयर एज, वो तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए, तुम्हारी प्रिपरेशन को भटकाने के लिए पूछे गए हैं, ठीक है। इस बार भी एवरी ईयर यू सी पेपर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन विल बी बाउंसर। तो वो क्या है, वो तुम्हारी साइकोलॉजी टेस्ट कर रहा है। इट इज नॉट कि उसको भी पता है यार, अगर मैं क्वेश्चन ही बनाने पे आऊं तो मेरे पास 5000 पेज की जियोमॉर्फोलॉजी की एनसाइक्लोपीडिया है, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा कि तुमसे एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं,
बट दैट इज नॉट द पर्पस। वो इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने का मतलब है दे जस्ट वांट टू डू व्हाट, दे वांट टू डू चेक द साइकोलॉजी। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट आवर अप्रोच इन द 500 प्लस व्हाट वी विल बी डूइंग। ठीक है, कल से 4 PM पे वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट क्लास विल बी अगेन ओपन क्लास लाइक वी ऑलवेज डू। सो प्लीज डू ज्वाइन इन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज नाउ टू आस्क, यू कैन आस्क मी, आई एम फ्री टू आंसर। अगर किसी को कुछ पूछना है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट नाउ। 500 plus batch from 2026 will launch from the coming main 2026 का भी batch we are planning। ठीक है, generally this batch is we start after the mains। ठीक है, सो मेंस 2025 के बाद। बट देखो एक प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज हैपनिंग। अगर सपोज करो कि यू आर ज्वाइनिंग एंड कंप्लीटिंग योर सिलेबस इन दिसंबर में कर रहे हैं हम, ठीक है, तो फायदा क्या हुआ यार, जनवरी से प्रीलिम्स में लग जाओगे, फिर तुम रिवाइज कब करोगे? बेस्ट चीज है कि अभी करो, फास्ट करो, क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो यहां बैठे हुए हैं ना, जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, उसमें से ज्यादातर का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बट दे विल बी कॉम्पिटिटर फॉर यू नेक्स्ट ईयर एंड दे आर स्टडिंग इंटेंसली। व्हाई यू आर ऑल्सो नॉट डूइंग द सेम थिंग? तुम्हें भी इंटेंसली पढ़ना है उनसे कॉम्पीट करने के लिए, और उसके लिए जरूरी है कि मैं क्या करूं। दोज ऑफ यू हु हैव कंप्लीटेड देयर फाउंडेशन, तुम्हारा टारगेट बहुत सिंपल है। बाकी जिनका इस बार जिनको मेंस लिखना है, सेम उनकी तरह तुम्हें भी क्या करना होगा, यू विल हैव टू अल्टीमेटली मेक श्योर कि यू आर ऑल्सो राइटिंग द मेंस, दिस ईयर मेंस। तो प्रिपरेशन को अपनी इस तरह से करो कि तुम मेंस लिख रहे हो। देखो, इसको समझने की कोशिश करो। जो बच्चा इस बार 2025 का मेंस लिख रहा है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने जून, जुलाई एंड अगस्त बहुत इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई की, और इस पढ़ाई के बाद वो जाकर के क्या कर रहा है, मेंस लिख रहा है। इस मेंस में दैट पर्सन विल कम टू नो सेवरल शॉर्टकमिंग्स, उसको अपनी शॉर्टकमिंग्स पता चलेंगी, और शॉर्टकमिंग्स को इंप्रूव करने के लिए फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स उसके पास बच रहे हैं। ठीक है, अब तुम अगर सोच करके देखो कि इफ यू आर टारगेटिंग 2026 एंड तुम्हारे दिमाग में है कि बढ़िया से तैयारी करेंगे, बिल्कुल मस्त वाली, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, तो इसलिए धीरे धीरे करते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एसेंशियली पोस्टपोनिंग दिस प्रोसेस। तुम्हारा सिलेबस ही जाकर के नवंबर में खत्म हो रहा है, दिसंबर में खत्म हो रहा है, तो तुम्हें अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता चलेगा, कब उस पर तुम इंप्रूवमेंट्स करोगे। सो अगेन माय सजेशन इज ज्वाइन नाउ रादर देन वेटिंग फॉर द 2026 बैच। उसके लिए वेट मत करो। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर फाउंडेशन, ज्वाइन इट नाउ। जब मेंस होगा, उस मेंस को इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करो कि तुम भी घर पे बैठ करके उस मेंस को लिखो। ठीक है, वो लेकर के मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चेक करके दूंगा हाउ यू हैव परफॉर्म्ड, सो दैट यू नो योर शॉर्टकमिंग्स एंड स्टिल यू हैव गॉट 4 मंथ्स टू ओवरकम दो शॉर्टकमिंग। दिसंबर तक फिनिश कर देते हैं, ठीक है, सो दैट कि जब हम नेक्स्ट प्रीलिम्स में बैठे हैं तो हम इतने कॉन्फिडेंट हों कि हमारा मेंस का ऑप्शनल तो तैयार है पूरी तरह से, और जब हमारे पास वो कॉन्फिडेंस होगा तो प्रीलिम्स भी अच्छा होगा, और उसके बाद आगे आने वाला मेंस भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो द थिंग इज दिस टाइम देयर इज वेरी लेस गैप बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, मुझे लगता है कि ऑफलाइन में मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स इन कमिंग टू द क्लास, तो इसलिए इस बार का जो 500 प्लस है वी आर जस्ट सोली गोइंग फॉर ऑनलाइन, वो ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बता देता हूं, इट इज सोली ऑनलाइन। एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क समथिंग?
मोटिवेशन इज आस्किंग मैक्सिमम मार्क्स गॉट बाय एनी स्टूडेंट। जो हमारे यहाँ से जो हाईएस्ट मार्क्स हमें अभी तक पता है वो है 296 मार्क्स ऑफ रैंक 15। ठीक है, सो एक्चुअली अभी मेरे पास ऐप का जो दोज पीपल हु आर वाचिंग फ्रॉम द ऐप वो चैट्स मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सो आई एम एक्चुअली वाचिंग द चैट्स फ्रॉम द यूट्यूब दैट इज एक्सेसिबल टू मी राइट नाउ, बट आई सॉ फ्यू ऑफ देम यहाँ पे लगा हुआ है दिस टू फार। सो yes, we will be making a group, a dedicated group of 500 plus students, ठीक है, जिसमें से फर्दर हम एक सब ग्रुप बनाएंगे बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा, सेग्रीगेट कर देंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है जिनका नहीं हुआ है उस हिसाब से। जैसा कि मैंने बोला था कि इस बार के 500 प्लस में मैं काफी नई चीजें कर रहा हूं, नई अप्रोचेस लेकर के आ रहा हूं जो तुम्हारी लर्निंग को और फर्दर एनहांस करेगी। टाइम जो हम स्पेंड करते हैं क्वेश्चंस में, उसमें हम टाइम को भी बचाएंगे, विल बी एबल टू डू मोर क्वेश्चंस इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो एट होम योर रिविजन विल बिकम ईजियर। ठीक है, सो इट विल बी अ मिक्स ऑफ प्रिंटेड एंड हैंड रिटन नोट्स जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। ठीक है, और उसको मैं बल्कि नहीं बना रहा हूं बिल्कुल भी। सो मैक्सिमम एक क्वेश्चन के लिए जो नोट्स होगा वो 1 पेज। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यू कैन अंडरस्टैंड कि वो तुम्हारे अगर 500 थीम्स हैं तो तुम्हारे पास 1000 पेजेस लगभग हो जाएंगे, और वो भी बिकॉज वो फाइल करके लिखे हुए हैं, हैंड से लिखे हुए हैं, तो एसेंशियली वो इट इज लाइक अगर मैं प्रिंटेड मटेरियल की बात करूं तो वो 200-250 पेज, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी स्टूडेंट उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा, कंसोलिडेट कर लेगा, विल सी द आउटकम्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माय बेसिक्स फ्रॉम अजय राज सर, फीलिंग नॉट मच कॉन्फिडेंट। देखो मैंने जो स्टार्टिंग में बात बोली इट इज वेरी ट्रू। मोस्ट ऑफ द टीचर्स हु आई डोंट नो, मतलब तुम लोग कैसे पहुंच जाते हो, it is our mistake also. I know that it is our mistake. We are not very visible online. This is one of the reasons that what we have done. We are collaborating with Sarthi ताकि तुम लोगों को पता तो चले कि एक्चुअली क्वालिटी होती क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है। दे आर लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। वो दे आर लाइक फॉलोइंग टीचर्स जिनको खुद ज्योग्राफी ढंग से नहीं आती है। सो डेफिनेटली इफ यू ज्वाइन द 500 प्लस दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, कल जब 500 प्लस स्टार्ट करेंगे तो देयर विल बी सम थिंग्स व्हिच आई विल फर्दर डिस्कस, और उसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। यस, द टेस्ट यू कैन राइट एट द सेंटर। देखो यू हैव डन योर फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम समवेयर एल्स एंड नाउ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द 500 प्लस क्लास। एक बात, एक प्रिंसिपल है जो फॉलो करना है हमको, वो है सिंपल सा प्रिंसिपल, 1 टॉपिक 1 सोर्स। ठीक है, जो सबसे पहली बात हमने की थी कंफ्यूजन, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी होगी। वो बात अलग है कि वो सोर्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। देयर आर सम टॉपिक्स, वन इज योर टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी। और टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, वो प्लेट टेक्टोनिक्स, माउंटेन बिल्डिंग, ये सब टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी यू नो इट इज लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ज्यादातर टीचर्स ने उस लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ाया है, जिसकी वजह से सम ऑफ यू वुड हैव टू लुक इनटू सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी। उसको पढ़ने के बाद तुमने अपनी लाइफ का बहुत सारा प्रीशियस टाइम वेस्ट किया, बट फिर भी समझ में नहीं आया। तो वो प्रॉब्लम मैं 500 प्लस में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी, फॉर क्लाइमेटोलॉजी, फॉर oceanography, some like topics of biogeography, not all topics of biogeography, like for example one topic of biogeography is biomes। ठीक है, और साथ में क्या, मॉडल्स, थ्योरीज एंड
लॉज, इसका बेसिक्स, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू कवर दिस फ्रॉम योर ओन नोट्स, वट एवर बी द नोट्स, वट एवर बी द सोर्स यू आर यूजिंग, इनको तुम अपने आप से तैयार करो, और उसमें फिर डुप्लीकेसी मत करो, ओवरलैपिंग मत करो। फॉर ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द सिलेबस व्हाट यू डू, यू यूज द 500+, ठीक है। हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, वन टॉपिक वन सोर्स। और अगर हम ये करते हैं, देखना सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म होगा, ठीक है। वो जो टाइम वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तुम्हारे साथ, ठीक है। इसको मैं और इलैबोरेट करूंगा लेटर ऑन, जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। '83 in JS1, there is huge chance that you can go through. Notes will be uploaded 1 hour before the class. Yes, you can meet me near Haldiram. We have taken our office now. So वहां पर पूसा रोड पे हल्दीराम पे we are there. You can call the numbers. They will send you the location where to come. Handouts will be mixed, printed और handwritten का mix होगा. Tests will be evaluated. देखो एवरेज जो टाइम लगता है वो 5 से 7 दिन लग जाते हैं टेस्ट के इवैल्यूएशन में, ठीक है। 5 to 7 डेज के अंदर मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि इससे जल्दी दे दे। नाउ दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी आर विद साथी IAS की ये सब जो बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, दे आर बेटर इंस्टीट्यूशनली इन डीलिंग विद दीज थिंग्स, सो उसमें और एफिशिएंसी आनी चाहिए इस बार। आई एम कंफ्यूज बिटवीन फाउंडेशन एंड 500+ प्रिपेयरिंग फॉर 2026. You should go for foundation, Hemant. 500+ is like, अगर सपोज करो कि मुझे टोटल 1100-1200 थीम तैयार करनी है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, ठीक है। 500+ तुम्हारा 500 to 600 थीम्स की प्रिपरेशन करा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी थीम्स जो हैं वो बच जाती हैं, बहुत सारे बेसिक्स बच जाते हैं। If you talk about the foundation course, it is more comprehensive than 500+, ठीक है। तो I always suggest you do so, वो करने की जरूरत है, ठीक है। आशुतोष, I look into this कि हम कितना फास्ट उसको अपलोड कर सकते हैं। मैं इसको कोशिश करता हूं कि अर्ली मॉर्निंग तक अपलोड करा दूंगा, बिकॉज सी द थिंग इज कि कोई भी क्लास लेने से पहले एवरी डे व्हाट आई डू कि एक बार जरूर बैठता हूं मैं, और अगर पॉसिबल होता है जो नई डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो सपोज टुमारो इज द क्लास, व्हाट आई डू, आज रात में मैं बैठूंगा और उसको एक बार देखूंगा, आई गो थ्रू इट, आई लुक इनटू क्या और ऐड कर सकते हैं या कुछ सब्सट्रैक्ट करना है उसमें से। तो दिस इज द रीजन अल्टीमेटली मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में अपलोड कर सकते हैं उसको। यस, टाइट स्केड्यूल तो है, नो डाउट टाइट स्केड्यूल है, बट उसके फायदे भी है ना यार। यू आर कंप्लीटिंग एवरीथिंग फास्ट, ठीक है। और जब देखो क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है ना, तो हमारा जो खुराफाती दिमाग है वो बहुत सारी खुराफाती चीजें करता है। फिर हमें लगेगा कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, और उसके चक्कर में व्हाट इज एसेंशियली हैपनिंग इज द कोर थिंग्स वी आर मिसिंग। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, फास्ट करते हैं चीजों को, उससे क्या होगा, जो कोर होगा, मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, बिकॉज आई विल हैव टाइम ओनली टू स्टडी द मेन थिंग, द कोर थिंग, एंड दिस इज द कोर थिंग विच इज गिविंग मी मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। Got 123 in paper 1, but 95 in paper 2. Major issues was the rushed content that I had of paper 2. Paper 2 mein, you know, if you follow me, I have seen jumps up to 70-80 marks in the marks of the students, ठीक है। So don't worry for that कि paper 2 के marks improve हो जाएंगे, कुछ
जो चीजें हैं वो मैं बता दूंगा कि हाउ एसेंशियली इट हैज टू बी डन। ठीक है, आई हैव डन 500 प्लस अर्लियर, शुड आई रिवाइज इट एंड गिव टेस्ट और शुड आई ज्वाइन अगेन? बार बार मैं ये क्वेश्चन आता है और मैं बार बार यही बात बोलता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी इज रिवीजन एंड कंसोलिडेशन. So there are two type of people. One is the disciplined fellow. If you're disciplined enough, do it. You just write the test series and go through the content which you have prepared. If you lack discipline, then what you can do is you can join 500 plus again. So whether you fall in this category, whether you fall in this category, ये तो तुम्हें ही डिसाइड करना है. अभी 500 प्लस एज आई टोल्ड यू इज ओनली अवेलेबल इन ऑनलाइन मोड. 10 years PYQs will be covered in this. 10 years नहीं, जो जितने आज तक के PYQs हैं सब मैं देखता हूं और उसके हिसाब से बनाता हूं. ठीक है, जब भी मैंने PYQ पे जो थीम वाली बात बताई थी, यू लुक बैक इनटू द वीडियो हाउ आई एक्सप्लेन्ड दैट हाउ 500 प्लस कवर्स द PYQs. This is what I said, Rohit, that even if you're not writing, then also you should join the 500 plus. अगर 500 plus plan कर रखा है, आपका foundation complete हो चुका है and you want to join the 500 plus, join this one. फटाफट होगा and you will have, even after practicing the UPSC mains in August, you will have time to re-evaluate कि कितनी mistakes हैं और कहाँ पे और improvements करने. Diplomat, as I told you, वन स्टॉप सोल्यूशन मैं तुम्हें दे रहा हूं. चुपचाप जो जो मैं बोलता जाऊंगा वो करते जाओ. और देखो ये बहुत सारे जो तुम लोगों के आंसर्स हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कल की जब क्लास होगी ना उसमें मिल जाएंगे तुमको. तुम देखना कल की क्लास सब लोग, बिकॉज आई विल कीप इट ओपन अगेन ऑन द यूट्यूब और सारथी के ऐप पे. जिन्होंने एडमिशन ले रखा है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो मेक श्योर कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन हो. और कल की क्लास तुम देखोगे तो तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग इट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं कल के लिए. अब कल का टास्क बेसिक है तुम्हारे लिए. जो भी कल का क्लास सेशन अटेंड करेगा, आई एम गिविंग यू वन होमवर्क फॉर टुमारो एंड दैट इज यू हैव टू डू मॉडल्स, थ्योरीज and laws in human geography का जो अपना टॉपिक है उससे हमें माल्थस, मार्क्स एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये 3 थ्योरी रिवाइज कर लेना. कल जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें ये सब कुछ बहुत यूजफुल होगा. ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारी मेमोरी कैसे वर्क करती है. अवर मेमोरी वर्क्स, हम चीजों को याद कैसे रखते हैं. सो अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन के कनेक्शंस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशंस जो हमारे दिमाग में है, अगर वो कनेक्शंस बन जाते हैं तो देन वी विल बी एबल टू रिटेन दैट नॉलेज, अदरवाइज इट विल गो. ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवाइज कर लेता हूं तो कल जो मैं बहुत सारी नई बातें बताऊंगा तुम्हें, वो तुम आसानी से रिटेन कर पाओगे. एंड ये बेसिक पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ऑल दीज योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. ठीक है, फाउंडेशन क्लास किया है, पीवाईक्यू नहीं किया, आंसर राइटिंग नहीं किए, हम यहां पर 500 से ज्यादा क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं. ठीक है, विद द 500 प्लस. ठीक है, सो लेट अस क्लोज फॉर टुडे. इट वाज वेरी नाइस इंटरैक्टिंग विथ यू फ्रेंड्स. आई नो दैट द पाथ अहेड इज नॉट इजी बिकॉज वी हैव गॉट वेरी लेस टाइम. लेकिन
अगर हम इसको स्ट्रैटेजिकली हैंडल करें, अपने इमोशंस को काबू में रखें, प्रैक्टिकली हैंडल करें, आई रियली बिलीव नथिंग इज अनअचीवेबल। ठीक है, सो हमारा फंडा बहुत क्लियर होगा कि हम दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग से वो बैलेंस को नहीं बिगाड़ना है, जीएस भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है। सो दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम ज्योग्राफी को 6 आवर्स देते हैं जून के मंथ में, जुलाई में चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं, बट जून के मंथ में लेट अस गिव अ ज्योग्राफी 6 आवर्स। ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स की क्लास हो जाएगी, 2 घंटे का रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम हमारे पास होगा। मुझे तुमसे बस इतना ही चाहिए, भरोसा करो कि अल्टीमेटली इफ यू फॉलो दिस, एग्जाम में 70% क्वेश्चन जो होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमने क्लास में पढ़ा होगा उसी से आएंगे। सिंस 2015 आई एम कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम, 10 साल हो गए और हर साल ऐसा ही हुआ है, हर साल। ठीक है, टुमारोज क्लास टाइमिंग इज 4 PM। ठीक है, so tomorrow's class timing is 4 PM. Class will be live on YouTube as well as on the सारथी ऐप। ठीक है, बंद करते हैं आज के लिए। गुड बाय, टेक केयर, विल मीट टुमारो।